नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली जो हमारी कल क्लास हुई थी उस क्लास में अपने पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड सेकेंड ईयर प्लस में एमए फाइनल के क्लाइमेटोलॉजी जो बुक थी जलवायु भूगोल, उसका टॉपिक चल रहा था। और उस टॉपिक में हमने जो बात की थी कल उसके बारे में बात ये की थी कि वायुमंडल की संगठन, वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ा था। तो वायुमंडल के संगठन में आपको मैंने बताया था कल कि मुख्यतः जो गैसें होती है वो प्लस जलवाष्प और धूल कण जो होते हैं वो उससे मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है। इस वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न अनुपात में गैसें पाई जाती है। और उसके बाद हमने बात की थी वायुमंडल की संरचना की। तो वायुमंडल की संरचना में मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा आपको मैं और आज दोबारा बता के और इस टॉपिक को आज मैं ख़त्म करना की कोशिश करूँगा। कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर स्थल से आसमान में ऊंचाई की ओर वायुमंडल में अनेक परतें पाई जाती हैं। तो इन परतों के बारे में कल हमने बात की थी। तो जो परत होती है, देखिए कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके चेंजिंग हो जाती है। जैसे ही चेंज होती है तो वो परत में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए शोभ मंडल, सबसे मैंने आपको बताया था पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है, पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा मंडल है, शोभ मंडल है। शोभ मंडल का कल मैंने आपको बताया था, इसे परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, सामान्य मंडल उपनामों से जाना जाता है। तो ये शोभ मंडल कल मैंने आपको बताया था, शोभ मंडल, शोभ मंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। शोभ मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और शोभ मंडल में मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष बातें होती है, जैसे बताया था कि आपको एक शोभ मंडल में एक विशेषता ये है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। तापमान में क्या आती है, कमी आती है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं इस धरातल पर घटित होती है वो सारी की सारी शोभ मंडल में घटित होती है। आगे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो हाइट, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसकी जो ऊंचाई है ये भूमध्य रेखीय प्रदेश, मैंने आपको बताया था कल, ये विषुवतीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश पर और ध्रुवीय प्रदेश पर इसकी जो सिर्फ शोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है वो अलग अलग होती है, ध्रुवीय प्रदेश। तो आप ध्यान रखना, शोभ मंडल पर इसकी जो ऊंचाई है वो है 18 किलोमीटर। कितनी है, 18 किलोमीटर। शोभ मंडल के ऊपर ऊपरी जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा प्रदेशों में कितनी है, 18 किलोमीटर। और इसमें कितनी बताई थी, ध्रुवीय प्रदेशों में 8 किलोमीटर। दूसरा मैंने बताया था इसकी एवरेज दोनों की एवरेज जो हाइट है वो बताई थी मैंने आपको 13 किलोमीटर। शोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, विशेष बात ये ध्यान रखना, शोभ मंडल के ऊपरी भाग पर भूमध्य रेखा के ऊपर जो तापमान होता है वो लगभग -85 डिग्री होता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में शोभ मंडल के ऊपरी भाग पर -45 डिग्री होता है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो शोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ने का या अलग करने का जो काम है उसे कहते हैं शोभ सीमा। क्या नाम था ये, शोभ सीमा, शोभ सीमा। इसे कहते हैं ट्रोपोपाज। क्या कहते हैं, ट्रोपोपाज, इंग्लिश में इसे ट्रोपोपाज कहते हैं। तो ये जो है लगभग अपने ये कह सकते हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच मोटी परत पाई जाती है जो शोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने का काम करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ जो मंडल था ये था समताप, ये पूरे का पूरा यहाँ तक समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल जैसे कि हमें नाम से ही पता है कि समान तापमान रहता है, जहाँ पे तापमान में परिवर्तन नहीं होता वो समताप मंडल होता है। समताप मंडल में तापमान इसका सामान्य होता है। तो समताप मंडल ये -45 है और ये -85 है। जब हम 50 किलो समताप मंडल शोभ मंडल की ऊपरी सीमा से हम 50 किलोमीटर ऊंचे जाते हैं तो इसका तापमान 0 हो जाता है।
जीरो हो जाता है, तो ये समताप मंडल है। दूसरा मैंने बताया था समताप मंडल के अंदर वायुयान चलाने के लिए जेट विमान जो चलाए जाते हैं या वायुयान जो चलाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही चलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ मौसम संबंधी कोई घटनाएं, आंधी तूफान, ओलावृष्टि वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए समताप मंडल वायु चालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि समताप मंडल के ही अंदर कई किताबों में जब छोटे क्लास में हम होते हैं तो समताप मंडल और ओजोन मंडल अलग अलग कर दिया जाता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि ओजोन मंडल कोई अलग मंडल नहीं है, वो एक समताप मंडल का ही हिस्सा है जो समताप मंडल के मिड भाग में पाया जाता है। ओजोन मंडल नहीं है, ओजोन एक गैस है। ओजोन एक गैस है जो समताप मंडल के मध्य भाग में पाई जाती है, जिसकी हाइट जो है लगभग अपने कह सकते हैं 15 से 35 किलोमीटर, माने समताप मंडल के अंदर 15 से 35 किलोमीटर के बीच में क्या पाई जाती है, ओजोन नाम की गैस पाई जाती है, O3। तो ये क्या होते हैं, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का मैंने आपको पहले भी बताया था, ओजोन गैस का जो निर्माण होता है वो विषुवत रेखीय प्रदेशों में होता है, जबकि इसकी सघनता जो होती है ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। आगे ओजोन जो गैस है, अब ये ओजोन गैस की जो परत है ये हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर एक्स जो विकिरणें होती है उसको रोककर हमारी पृथ्वी पर बीमारियों से बचाती है। आगे हमने बात की थी मध्यमंडल। मध्यमंडल में तापमान के अंदर जाके क्या होती है, वृद्धि होती है, और मध्यमंडल कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके बाद मैंने बताई थी आपको आयन मंडल। आयन मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है, इसके अंदर जो विद्युत संचार की तरंगें होती है उसे प्रसारित किया जाता है। आयन मंडल जितने भी हमारे रिमोट जो सेंसिंग उपग्रह सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए जाते हैं वो आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, या हम बात करें जितने भी जैसे हमारे मोबाइल टावर्स है या टीवी जो है, या जैसे कोई रेंज वाला सिस्टम है, तो वो रेंज की जो तरंगें जो निकलती है वो आयन मंडल से ही निकलती है। आयन मंडल के मैंने आपको कल बताए थे कि इसके 4 भाग दोबारा फिर आगे आयन मंडल में बांटा गया था, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। डी परत जो होती है वो उसकी ये विशेषता होती है कि दीर्घ तरंगों को कैच करती है, सिर्फ और सिर्फ दीर्घ तरंगों को कैच करती है, जबकि ई परत है जो मध्यम तरंगें माने मध्यम जो होती है उसको कैच करके परावर्तित करती है, और एफ परत होती है वो लघु तरंगों को परावर्तित करती है, और जी तरंग जो होती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो अति लघु जो तरंगें होती है उसे भी कैच करती है, जैसे रडार वगैरह तरंगें होगी। और बहिर्मंडल जो 640 से ऊपर जो है वो बहिर्मंडल है, और बहिर्मंडल के अपने कल बात की थी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस होती है हल्की होती है, इसलिए वो ऊंचाई में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस मंडल के अंदर सर्वाधिक जो गैस होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम होती है, और यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन याद रखना, यहाँ का जो 1000 तापमान है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, वो आपको महसूस नहीं होता। हमारे धरती पे तो 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो भी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन यहाँ का 1000 डिग्री टेम्परेचर है वो महसूस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। आगे हमने जो आज डिस्कस करना था वो था कि हमारे इसके अंदर क्या चीज़ रह गई, वो था देखिए वायुमंडल का ये तो परतों के रूप में है, और कुछ वैज्ञानिकों ने एक ठीक है ना इसे क्या बांटा गया, रासायनिक संगठन के आधार पर इसे वर्गीकरण किया है। वायुमंडल का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो अपने रासायनिक संगठन का आधार पर भी वर्गीकरण देख लेते हैं कि कितने प्रकार का है, किस प्रकार से बांटा गया है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर, तो रासायनिक जो संगठन है उसके आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। पहले हेडिंग लगाइए सारे बच्चे अपने, देखिए विद्यार्थियों जो अपने टॉपिक करवा दिया गया, जैसे वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का आगे जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, इसके बाद हम हीट बजट करेंगे, उष्मा बजट, उसके बाद में विश्व के तापमान, कटिबंध प्रदेश, हवाएं, वातागर, चक्रवात सारे अपने करेंगे। लेकिन आप आराम से वीडियो को देखिए और रेजोनेट मोड पर करके, फ्लाइट मोड पर करके आप वीडियो देखिए, और साथ ही साथ बुक्स वगैरह लेके और उसके नोट्स भी बनाइए। तो आगे हम बात करते हैं समताप वायुमंडल का, वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण। तो वायुमंडल का जो रासायनिक वर्गीकरण है, इस रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है
विषम मंडल और एक है सममंडल। विषम मंडल का अर्थ है जिसमें मान लो गैसें या जो भी पदार्थ है इसके जो अनुपात है में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, विषम जिसका जो अपने कह सकते हैं पदार्थ है या जो उसका गैसें हैं या जो भी उसके एलिमेंट्स है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, तो समान नहीं रहता, तो वो विषम हो गया। और जिसमें सब चीज़ें क्या होगी, समान होगी, जिसमें जैसे अपने गैस बात करें गैसेस के अंदर, तो इसमें गैसेस की वगैरह वृद्धि नहीं होती, गैसेस समान रहती है हमेशा, तो वो सममंडल है। सममंडल और विषम मंडल। अब अपने बात करते हैं सममंडल कौन सा है और विषम मंडल कौन सा है। तो देखिए सममंडल और विषम मंडल। वायुमंडल का रासायनिक संगठन, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल, सममंडल की अगर बात करें तो सममंडल में जो आते हैं वो 3 पार्ट्स आ जाते हैं। सममंडल के अंदर जो आते हैं वो पार्ट्स कौन कौन से आएंगे, 3 मंडल आएंगे। देखिए एक तो हम इसे सममंडल, ठीक है, देखिए सममंडल में जो आएंगे, पहले सममंडल लेते हैं। सममंडल, सममंडल में आएगा क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के बाद हमने दूसरा मंडल पढ़ा था समताप मंडल, और तीसरा जो हमने मंडल पढ़ा था वो था आपका मध्य मंडल, मेसोस्फीयर वाला मध्य मंडल। तो ये 3 जो मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये जो 3 हैं ये किसके पार्ट्स हैं, सममंडल के पार्ट्स हैं। हम कह सकते हैं किसका हिस्सा है, सममंडल का हिस्सा है। और आगे हम बात करते हैं विषम मंडल जो है, विषम मंडल है ये कौन सा आएगा, आयन मंडल, वह हम कह सकते हैं बहिर्मंडल। आयन व बहिर्मंडल। तो विषम मंडल में आयन मंडल और बहिर्मंडल है, जबकि सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल ये मंडल है। इसके बारे में अपने बात करते हैं। जैसे सममंडल, सममंडल में ऑक्सीजन जो है 20.94% है और नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक है 78.84%। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया आपको आयन मंडल जो सममंडल है इसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आपका जो मध्य मंडल है वो शामिल किया जाता है। विषम मंडल जो है उसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर के बाद में विषम मंडल शुरू हो जाता है। और इसमें क्या है, विषम मंडल में 4 परतें, 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो है आयन मंडल और एक बहिर्मंडल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, विषम मंडल में 4 परतें पाई जाती है। एक आणविक नाइट्रोजन की परत पाई जाती है जो आपको मिलेगी 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर, आणविक नाइट्रोजन परत जिसमें 90 से 200 किलोमीटर, आणविक ऑक्सीजन परत 200 से 1100 किलोमीटर, हीलियम परत 1100 से 3500 और आणविक हाइड्रोजन परत 10,000 किलोमीटर तक आपको मिलेंगी। आगे जो है अपने महत्वपूर्ण जो गैस थी उसको भी आप थोड़ा नोट कर लेना। क्षोभ मंडल में जो है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई मैंने बताई थी 0 से 8 किलोमीटर, तापमान 15 से 45 डिग्री। फिर आ जाएगा, ये सारे मैंने हाइट और आपको सारा बता दिया। अब हम बात करते हैं एक हमारा थोड़ा सा अरोरो बोरोलिस, और ये जो था वो रह गया, सॉरी याद। देखिए आयन मंडल के ही अंदर आते हैं, आयन मंडल का ही एक भाग है, आयन मंडल के अंदर आते हैं। आयन मंडल के बारे में आयन मंडल के अंदर छूट गया था। आयन मंडल, आयन मंडल के अंदर, आयन मंडल के अंदर, आयन मंडल, आयन मंडल के अंदर 2 भाग है। एक है अरोरा
बोरोलिस, अरोरा बोरोलिस। और दूसरा है आपका अरोरा ऑस्ट्रेलिस। देखिए अरोरा बोरोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस ध्रुवीय प्रकाश, और ये बन जाएगा ऑस्ट्रेलियाई लियस प्रकाश। तो देखिए आपका जो अरोरा बोरोलिस व अरोरा ऑस्ट्रेलिस है, इसका जो संबंध किस मंडल से है, तो आप हमेशा याद रखना ध्रुवीय प्रकाश ज्योति भी लिखा जाता है, ध्रुवीय प्रकाश ज्योति, और ऑस्ट्रेलियाई प्रकाश ज्योति। तो ये इसके हिंदी में नाम है। तो ये इसका संबंध किस अपने मंडल से है, तो वो आपका आयन मंडल से है। इसी मंडल के अंदर आकाश में ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय, इसको कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ज्योति। दक्षिणी ध्रुवीय उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ज्योति को अरोरा बोरोलिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ज्योति को ऑस्ट्रेलियाई बोरोलिस या ऑस्ट्रेलियाई प्रकाश ज्योति कहते हैं। और ये जो है इसके अंदर दर्शन होते हैं। आगे आपको मैंने बता दिया था, ये इसके जो 4 प्रकार थे, चारों में आपको मैंने परतें बता दी थी। अब जो हमारी आगे आज हमारा वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आगे जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे ऊष्मा का हीट बजट या ऊष्मा बजट के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमारा वायुमंडल की संरचना और संगठन हुआ है उसको कृपया ध्यान से और सावधानीपूर्वक नोट्स बनाइए और इसको क्लास को बार बार देखिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप जो भी मार्ग या जिस मंजिल पे मुकाम हासिल करना चाहते हो आसानी से आपको मुकाम हासिल हो। तब तक के लिए धन्यवाद।